हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आरडी स्कॉलरशिप की, जो कि ओपन हो चुकी है और इसको किस तरह से अप्लाई करना है, कौन एलिजिबल है, किस तरह से अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और किस तरह से प्रिपेयर करने हैं डॉक्यूमेंट्स, वो ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें हर वीडियो के नीचे रिकमेंड्स किए थे कि आपने आरडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, तो ये वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की तरफ और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर आती हैं वो मैं आपको बता दूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इतनी मेहनत जस्ट आपके लिए होती है कि आपके लिए आसानी हो जाए किसी भी स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। तो आरडी स्कॉलरशिप जो है वो रीजनल स्कॉलरशिप है और इसको जो है वो अदर नेम इज़ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, यानी कि आप जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो ये आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ तजिस्ते एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओदिन आती है, यानी कि ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ इस स्कॉलरशिप के अंदर आती हैं और इस रीजन के अंदर आती हैं। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एडमिशन यहाँ पर सिक्योर है। एक और चीज़ आपको मैं कंफर्म कर दूँ, यहाँ पर वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन हो चुका है या फिर आपने अप्लाई किया हुआ है। अगर आपका एडमिशन अप्लाई नहीं है और आप अभी सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपको इस एप्लीकेशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर बैचलर, मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें ये स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा अब अगर इसके डॉक्यूमेंट्स की जो है रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दूँ। इसके लिए आपको चाहिएगा पासपोर्ट। अब आपको लो इनकम कैसे बनवाना है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है और मैं उनके लिए थोड़ी वीडियो को थोड़ा लंबा कर रही हूँ ताकि उनको समझ आ जाए, क्योंकि फिर मुझे टेक्स्ट किया जाता है, वही चीज़ बार बार रिपीट की जाती है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो के अंदर सारी चीज़ों को क्लियर किया जाता है, जो कितनी भी आपकी क्यूरीज होती हैं। प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें। वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझसे कमेंट्स बॉक्स में भी और टेक्स्ट करके भी, जो कि मैंने वीडियो में क्लियर किए होते हैं। तो मैं अभी एक बार फिर सारा कुछ कंफर्म कर रही हूँ। जो नए स्टूडेंट हैं वो इसको देख लें, जो ओल्ड हैं जिनकी कन्फ्यूजन है वो भी इसकी क्लियर हो जाएगी। लो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपको FBR से मिलेगा। यहाँ पर आप फ़र्ज़ी किसी भी बंदे को जो है वो कंसिडर करके यहाँ पर टैक्स रिटर्न्स करवा सकते हैं और उनकी बेस पर ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई जॉब नहीं भी करता तो आप उसको यहाँ पर टैक्स रिटर्न्स में सपोज करके जो है वो आप यहाँ पर उसको रजिस्टर करवाएं और उसकी बेस पर आप उसको जो है वो इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और उसी पर्सन का फिर आपने जो है नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपको नहीं बना कर दे रहे तो इनकम सर्टिफिकेट के अंदर आपने लाइन जो है वो ऐड करवा लेनी है कि आपकी कोई भी जो है वो लैंड नहीं है और आपका कोई भी ऑन हाउस नहीं है। तो आप वो लाइन अगर ऐड करवाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि वीज़ा प्रोसेस और स्कॉलरशिप के प्रोसेस के अंदर जो भी स्पॉन्सर रखना है वो हमने एक जैसा रखना है। तो नहीं, आप डिफरेंट रखेंगे। स्पॉन्सर जो वीज़ा के लिए होता है उसे आपने वेल्थी शो करवाना होता है, अमीर करवाना होता है, लेकिन जो आपने स्कॉलरशिप के लिए करवाना होता है उसे इंतहाई गरीब शो करवाना होता है। तो उसकी बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपके पास ज़मीनें हैं, कुछ भी है, तो आपने उसको शो नहीं करवाना, आपने जस्ट ये बताना है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो इसकी बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरी थी कि क्या हमें इसके लिए बैंक स्टेटमेंट भी शो करवानी होगी। नहीं, आपको ना तो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा और ना ही बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होगी। जस्ट ये आपको टैक्स रिटर्न्स की बेस पर और इन सर्टिफिकेट की बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। FRC जो है वो आपको नादरा से मिलेगी और इन सब डॉक्यूमेंट्स को फिर आपने जो है वो टेस्टेड करवाने के बाद मोफ़ा करवाना है और मोफ़ा करवाने के बाद अगर आप पोस्टाइल करवाते हैं तो वो करवा लें, नहीं तो लीगलाइजेशन करवाएंगे और उसके लिए फिर आपको अथॉरिटी लेटर चाहिए होगा जो आपकी बेस पर रोम एम्बेसी से इनको लीगलाइजेशन करवाएगा और उसके आपका जो है आपके बिहाफ पर उसको सबमिट करवाएगा। तो ये चीज़ें, ये सारा प्रोसेस जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए है। थर्ड क्यूरी थी स्टूडेंट्स की कि क्या हम जो है वहाँ पहुँच के डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवा के सबमिट करवा सकते हैं। नहीं, आपको स्कॉलरशिप वीज़ा प्रोसेस से पहले और स्कॉलरशिप की डेडलाइन से पहले सबमिट करवाने होते हैं। आपको अपनी स्कॉलरशिप वीज़ा प्रोसेस से पहले सिक्योर करनी होती है। वीज़ा प्रोसेस में आपके 3 से 6 महीने लग सकते हैं। तो आपको अपनी अगर स्कॉलरशिप सिक्योर करनी है तो वो आप डेडलाइन से पहले इनके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाएंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अब ऐसा भी नहीं है आप अपनी मर्ज़ी से रीजनल स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाएं, ऐसा नहीं है, आपने उनके मुताबिक चलना है। तो आपने डेडलाइन से पहले जो है वो इसको सबमिट करवा दें। अब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी मरीज़ को हॉस्पिटल लेकर आते हैं और वो उसका ऑपरेशन करते हैं तो आप कहते हैं नहीं हम घर लेकर जाएंगे, हम खुद ऑपरेशन कर लेंगे।
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई होप सो कि आपको ये सारी क्यूरीज़ और ये सारा सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी हुई तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप उस पर मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स पे बात करते हैं। इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, फ़ी वेवियर और एकोमोडेशन और मील भी मिलेगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आपने सबमिट करवा लिया है और अब आप जाएंगे तो आपको उसी टाइम जो है वो आपको एकोमोडेशन मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको जो है वो कुछ टाइम के लिए अपनी जो है वो बाय करके एकोमोडेशन लेनी होगी। फिर जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ये प्रोवाइड करेंगे तो वो जो आपने पे किया होगा वो आपको रिफ़ंडेबल हो जाएगा। 15 डेज़ या 1 मंथ के लिए आपको जो है वो बाय करके जो है वो अकोमोडेशन लेनी पड़ेगी। अगर आप वीज़ा प्रोसेस और जब ये स्कॉलरशिप ग्रांट हो जाती है आप तब पहुंचते हैं तो फिर आपको जो है वो डायरेक्ट हॉस्टल मिल जाएगा। तो ये इनके बेनिफिट्स थे। अब बात करते हैं ईज़े के लिए। ईज़े के लिए आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आपकी 27,000 यूरो से कम होनी चाहिए, यानी कि इस अमाउंट से आपकी कम होगी तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और आपके जो एसेट्स हैं यानी कि लैंड वगैरह है, अगर आपके पास आपका हाउस है अगर उसकी वर्थ 60,000 जो है वो यूरो से कम होगी तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ट्राई करें, बहुत कम जो है वो आपकी वर्थ होनी चाहिए यहाँ पर, तो आपको स्कॉलरशिप 100% मिलेगी। अब इसकी डेडलाइन जो है इसकी 19 सितंबर को है, तो आप उससे पहले पहले डॉक्यूमेंट्स को सबमिट मस्ट करवाइएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको जो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो किस ईयर का चाहिए होगा, वो प्रीवियस ईयर का चाहिए होगा, यानी कि 1 साल पुराना चाहिए होगा। फिर आप इसकी कॉल को पढ़ लीजिएगा और जो है वो आपको कंफर्म हो जाएगा आपको किस ईयर का चाहिए। और चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। लिंक डिस्क्रिप्शन में देख दिया है, आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो हम इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है वो सिलेक्ट करना है आई एम अ फॉरेन एंड आई एम नॉट रेजिडेंट इन इटली। तो आपने ये सिलेक्ट करना है। कुछ स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि आप माइनर क्यों जो है वो सिलेक्ट करती हैं। माइनर जो है वो बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिनकी एज 18 तक होती है या 18 से वो कम होते हैं, तो ये उनके लिए होता है, वो इस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मास्टर वालों ने यहाँ पर सेलेक्ट करना है आई एम नॉट रेजिडेंस इन इटली। उसके बाद आपकी जो इनरोलमेंट है अभी नहीं हुई, क्योंकि इनरोलमेंट जब आप जाते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं तो तब होती है। तो आपने जो है वो इन दोनों यूनिवर्सिटी में जिसमें भी आपका एडमिशन हुआ है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो तो रिश्ते में जो है वो नॉट इनरोल पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम लिखना है और इसके अलावा फिर आपने पासवर्ड लिखना है। अगर आपके पास आपकी क्रेडेंशियल नहीं है तो फिर आपने इसको रजिस्टर करना है। अब आप जब रजिस्टर करेंगे तो वो मैं आपको बता देती हूँ आपने किस तरह से करना है। रजिस्टर पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपने सारा डेटा अपना फिल करना है। यहाँ पर जब आप डेटा सारा फिल करेंगे तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों जो है वो आपको मिल जाएंगे और पासवर्ड जो है वो आपकी ईमेल में आ जाएगा। तो वहाँ से आपने कॉपी करनी है और यहाँ पर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों जो है वो यहाँ पर पेस्ट करके लॉगिन कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करते हैं। साइन इन पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पोर्टल पर चले जाएंगे। ये आपका यहाँ पर आपने जब आना है तो यहाँ पर अब आपने जो है वो चेक करना है और उसके बाद जो है वो एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ अब आपने पर्सनल डेटा जो है वो फिल करना है। सर नेम और फर्स्ट नेम ऑलरेडी आपका यहाँ पर सिलेक्ट होगा और आपने यहाँ पे अपना जो है वो जेंडर सेलेक्ट करना है। देन यू विल राइट योर बर्थडे एंड देन यू क्लिक योर कंट्री ऑफ बर्थ। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं आप वो यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम जो है वो बर्थडे जो है वो सिलेक्ट कर रही हूँ। आपने अपने अकॉर्डिंग करना है जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है, ठीक है। और ये डेटा आपने केयरफुली फिल करना है क्योंकि आप इसको री एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करने के बाद बर्थडे लिखने के बाद आपने जो है वो यहाँ पर कंट्री ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। जहाँ भी आप पैदा हुए हैं और जहाँ भी आपका कंट्री है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान को सेलेक्ट करूँगी एंड देन यू विल राइट योर प्लेस ऑफ बर्थ। आपकी जो बर्थ सिटी है, यहाँ पे आप कंट्री भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप जो है वो सिटी भी लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। मैं यहाँ पे एक रैंडम सिटी जो है वो लिख रही हूँ और उसके साथ अपनी कंट्री का नाम लिख रही हूँ। और इसके बाद आपने जो है वो अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जो कि जिस पर आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिया है और आपकी जो क्रेडेंशियल में ऐड है उसको आपने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपने जो है वो ईमेल एड्रेस लिखना है और उसके बाद आपने कंफर्म ईमेल एड्रेस लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आप आफ्टर यू पर क्लिक कर देंगे।
आफ्टर यू पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आप रेजिडेंस डिटेल्स लिखनी है। तो यहाँ पर आप जो जिस कंट्री की आप सिटीजनशिप है आपके पास वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास ड्यूल है तो आप येस करेंगे और फिर उस कंट्री की डिटेल्स देंगे, और अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद आपने जो है वो फिर आपने अपना नेशन सेलेक्ट करनी है। जिस भी कंट्री की नेशन है आपकी वो आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है। अगर आप लोकेशन नहीं लिखना चाहते आप इसको स्किप कर सकते हैं। जिसके साथ स्टाइलिक होगा वो आपने मस्ट जो है वो बॉक्स को फिल करना है। नाउ यू राइट योर एड्रेस, जहाँ पर आप रह रहे हैं वो एड्रेस लिखेंगे। देन आप स्ट्रीट नंबर लिखेंगे। अगर स्ट्रीट नंबर नहीं है तो आप 0 कर देंगे, और हाउस नंबर भी नहीं है तो भी 0 आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो यहाँ पर अपना, अगर आपका हाउस नंबर है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपने पोस्टल कोड लिखना है और अपना फ़ोन नंबर लिखना है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं डेटा फिल कर रही होती हूँ वो एज एग्जाम्पल होता है। कुछ स्टूडेंट्स ने ना लास्ट वीडियो वाली मेरी जो है ना वो एज इट इज़ अमाउंट उठा के लिख दी है, तो वो फिर मुझसे पूछना शुरू हो गया आप ये किस तरह से लिखा है, आपने तो ये लिखी थी। मैंने लिखी है, मैं जस्ट आपको फॉर्म फिलिंग का तरीका बता रही होती हूँ। जो आपने डेटा लिखना होता है वो आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना होता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। तो एप्लीकेशन में डेटा केयरफुली आपने जो है वो ऐड करना है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से अगर आप गलत करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब आपने यहाँ पर जो है वो अपने डोमिसाइल का, अगर आपका ड्रेस सेम है करंट और प्रीवियस ड्रेस, तो आपने येस करना है, और अगर डिफरेंट है तो आप नो करेंगे, और उसके बाद आपने आफ्टर यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो है वो अपना डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसकी डिटेल्स लिखनी है। तो यहाँ पर हम जो है वो पासपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे। देन आपने इसको एल्ट्रोस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर आपको किस अथॉरिटी ने जो है वो ये इशू किया आप उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने अपने पासपोर्ट का नंबर लिखना है। देन यू विल सेलेक्ट योर नेशन। और इसके बाद आपने इसकी रिलीजिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, यानी कि आपका कब इशू हुआ था पासपोर्ट एंड कब एक्सपायर हो रहा है, वो दोनों डेट्स आपने यहाँ पर लिखनी है, वो भी पासपोर्ट के ऊपर से देखकर। उसके बाद आपने यहाँ पर जब ये डेटा फिल कर लेंगे तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पर आपने जो है वो अपने पासपोर्ट को की जो PDF फाइल है यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ पे आप करेंगे क्लिक, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर पासपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने फ़ाइल चूज़ करनी है। और इस तरह आपकी जो फ़ाइल है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। जब 100 तक हो जाएगी तो आप इसको कंफर्म सेंडिंग पर क्लिक कर देंगे। तो वेट करते हैं ये 100 हो जाए। अब आपकी जो है वो फ़ाइल अपलोड हो चुकी है, तो आपने इसको करना है कंफर्म पर, और इस तरह से अब आपने जो है वो आफ्टर यू पर क्लिक करना है। इस तरह से आपकी हो गई है पर्सनल डेटा की रजिस्ट्रेशन। अब आपने आफ्टर यू पर क्लिक करने के बाद अब आपका ये जो है वो पोर्टल बन चुका है, और अब आपने एप्लीकेशन यहाँ से फिल करनी है। इसके अलावा यहाँ से ही आपको चेक करनी है अपनी रैंकिंग भी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ से पहले हम चलते हैं और इसकी बेनिफिट्स रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका ईज़ी आपका डॉक्यूमेंट्स, अभी मैंने एप्लीकेशन फिल नहीं की इसलिए ये चीज़ें आपको जो है वो ओपन करके नहीं दिखा सकती। जब हम एप्लीकेशन को फिल करेंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको डिफ़ाइन करूँगी। तो सबसे पहले आपने क्लिक करना है बेनिफिट रिक्वेस्ट पर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ अब आपने जो है वो अपना ऑफिस सेलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर हम जो है वो रिश्ते को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी इन दोनों यूनिवर्सिटी में से जो भी यूनिवर्सिटी आप उसको सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आप चेक करेंगे, और चेक करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे, और यहाँ पर भी आपने जो है वो टिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो आपके पास बैंक अकाउंट है तो नहीं। अच्छा, ये स्टूडेंट ने भी एक सवाल किया था कि मैं अपने बैंक की डिटेल्स डाल रहा हूँ तो एक्सेप्ट नहीं हो रहे। नहीं, आप यहाँ पर नहीं डालेंगे, क्योंकि ये आप जब इटली पहुँच जाएंगे तब आपके लिए यूज़ में आएगा। तो आपने इसको नो करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी है।
जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने सिलेक्ट करना है, जहाँ पे भी आपका एडमिशन हुआ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी तरीके को करती हूँ। इसके बाद आपने जो है वो अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि सेंटर को सिलेक्ट करना है, तो वो भी आप तरीके से करेंगे। इसके बाद आपने कोर्स टाइप सेलेक्ट करनी है, जो भी जिस कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। डिग्री कोर्स को सेलेक्ट करेंगे और इस पेज को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये पेज आपको जो है वो इटालियन से ट्रांसलेशन होकर इंग्लिश में आपको जो है वो आपकी कोर्सेज शो करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोर्स डिग्री में मास्टर डिग्री को सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर आप मास्टर में अप्लाई करें तो मास्टर को सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप पीएचडी के लिए करें तो पीएचडी के लिए करेंगे। इसके बाद आपने जो है वो अपने डिग्री कोर्स को सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपनी ये लोकेशन को सिलेक्ट करना है जहाँ पे भी आपने एडमिशन लिया है। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। देन आपने जो है वो ईयर लिखना है। उसके बाद आपने इन सारे पोर्टल्स के अंदर आपने जो है वो नो जो है वो लिख देना है। अगर आपकी इन सिनेरियो में से किसी एक के साथ अपने अकॉर्डिंग अगर आपकी सिचुएशन मैच करती है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ सब में आपने नो करना है। और नो करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पर आपने तीनों बॉक्सेस को चेक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अकोमोडेशन, स्कॉलरशिप एंड रिड्यूस रेट ये इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने अपनी प्रेफरेंस के बेस पर इनको सेलेक्ट करना है। जिस तरह से भी आपको प्रेफरेंस चाहिए, स्टैंडर्ड अकोमोडेशन चाहिए, स्टैंडर्ड थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है और मिनी जो है वो उसमें ये होता है कि आपको एक बेड मिलता है और स्टैंडर्ड में 2 बेड्स होते हैं। इस तरह से ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो आपको जो बेहतर लगता है आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप यहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज़ शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रैंडम किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कभी जो है वो इससे पहले कोई स्कॉलरशिप ली है या रॉस्पस वगैरह। तो आप जब येस करेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आप यहाँ पर नो करेंगे और उसके बाद उन्होंने बाकी फील्ड्स को भी आपने नो करना है अपने अकॉर्डिंग। आप इसको चेक करके येस कर सकते हैं, लेकिन जो मैं प्रेफरेंस करूँगी आपने नो ही करना है। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आपने पेड अकोमोडेशन ली है, तो आपने ये नो करना है। और जाहिर सी बात है आपको यूनिवर्सिटी की चाहिए तो आपने नो करना है, ठीक है। तो इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने पेड्स जो है वो कहीं भी अकोमोडेशन ली हुई है और उसमें आप रह रहे हैं तो आप उसको येस करेंगे, फिर उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप जो है वो मेंशन कर देंगे। तो अभी आप वहाँ गए ही नहीं हैं तो आपको आपने क्या वहाँ पे मेंशन करना है, तो आप इसलिए इसको जो है वो नो करेंगे ताकि आपके लिए जो है वो। और उन्होंने ये भी कहा है अगर करते हैं, अगर येस करते हैं तो उसके बाद आपको ये स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस कम है। तो बेहतर है आप इसको नो करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर भी आपने जो है वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर भी आपने जो है वो नो सेलेक्ट करना है सब में, और अगर आप येस करेंगे तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। तो सब बॉक्सेस को आपने नो करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कह रहे हैं कि आप रिफ्यूजी हैं तो नहीं, आप स्टेटलेस है तो नो। तो ये सारी कैटेगरीज नो में आती हैं, आपने नो करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर आपको कोई केस चल रहा है या फिर आप रिफ्यूजी हैं या फिर आप जो है वो स्टेटलेस हैं तो फिर आप वो अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको आपने जो है वो नो करके सेव कर देना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो है वो आप इंडिपेंडेंट है फैमिली पर, तो आपने कहना है नो और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, आई एंड माई फैमिली यूनिट रिसाइड इन अ कंट्रीज अदर देन इटली। तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपने करना है स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने जो है वो अपलोड पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर यस करना है। क्योंकि आप डेवलपिंग कंट्री से हैं तो आप इसको यस करेंगे। तो आपने अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपने यस करना है, और अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर से नहीं हैं तो फिर आप नो करेंगे, ठीक है। और अगर आप यस करते हैं तो फिर उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, तो जो कि आपको इनकम सर्टिफिकेट और नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो आप यस करेंगे, उसके बाद सेव कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे।
इस तरह से आपका सारा डेटा फिल हो चुका है। आप यहाँ पर 1 बाय 1 जो है वो कैटेगरीज़ को चेक भी कर सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो आप यहाँ से इजीली डायरेक्ट जो है इसको री एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपने जो है वो अपनी एप्लीकेशन को री एडिट कर लेना है, चेक कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपने कंफर्म पर क्लिक करना है। एक बार कंफर्म हो गया तो उसके बाद आपका री एडिट नहीं होगा, तो इसलिए आप इसको कंफर्म करेंगे और उसके बाद आपको जो है वो दोबारा से आप इसके वापस पोर्टल पर आ जाएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं अपलोड जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या क्या अपलोड करना है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और उसके बाद जो है वो देखते हैं कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर आप स्टेटलेस हैं, अगर आपका कोई केस चल रहा है या फिर आपके जो है वो आप रेफ्यूजी हैं, तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वो वाले अपलोड करेंगे। अदरवाइज़ आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने जो है वो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टेटलेस है, जिनका कोर्ट में जो है वो केस चल रहा है, ये सब डॉक्यूमेंट्स उनके लिए आपके लिए हैं। तो आपने यहाँ पर होम पर क्लिक करना है और हम वापस जो है वो दोबारा उसी पोर्टल पर वापस जाएंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको इजी डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे अब कैसे होगा, जब आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन होने के लिए रोम एम्बेसी में जाएंगे या आप पोस्टली करवाएंगे और उसके बाद आप कैफ ऑफिस में भेजेंगे और उसके बाद आपको कैफ ऑफिस जो है वो एक सर्टिफिकेट बना के देगा जिसको हम ईज़े कहते हैं। तो वो ईज़े जो है यहाँ पर उसका नंबर और डिटेल्स डालनी होंगी और उसके बाद जो है वो कब बना था और किस तरह से था और आपको 2022 में आपने क्या अप्लाई किया था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपने मेंशन करनी है और जो है वो फिर आपको जाकर ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अब कैफ ऑफिस में आपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन के लिए भेजने हैं, तो उससे पहले आपको रोम एम्बेसी में लीगलाइजेशन होगी और उसके बाद आपका कैफ ऑफिस में जाएगा और उसके बाद आपका जो है वो कैफ ऑफिस से ईज़े बनेगा। अब ये काम जो है या तो आप पोस्टाइल के ज़रिए करवा सकते हैं या फिर लीगलाइजेशन के ज़रिए। लीगलाइजेशन से आपकी रोम एम्बेसी से जो अटेस्टेशन होगी, फिर वही बंदा आपकी कैफ ऑफिस में जाएगा, वहाँ पे सबमिट करेगा और कैफ ऑफिस आपको एक लेटर बना के देगा जो कि आपने यहाँ पर उसकी डिटेल्स डालनी है। तो इस तरह से आपको ये स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी। ईज़े क्या होता है, ईज़े में आपकी जो फाइनेंशियल इनकम जो स्टेबिलिटी होती है उसको चेक किया जाता है कि ये स्टूडेंट एलिजिबल है यानी कि आपकी अमाउंट कम है ईज़े की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो ये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो तभी आपसे ये कहा जाता है कि आप इनकम सर्टिफिकेट पर कम इनकम को शो किया करें ताकि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 100% आपको मिल जाए। तो इस तरह से आपका सिनेरियो जो है वो शो होगा। यहीं पर आपको जो है वो रैंकिंग आफ्टर रिज़ल्ट जो है वो स्कॉलरशिप का शो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो आपने फ़ाइल सबमिट की है उसके बाद आपको जो है वो मेल आ जाएगी और मेल के बाद जो है वो आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पे PDF फाइल में वही फॉर्म की समरी जो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और अपने पास सेव कर लेंगे और जब आप इटली पहुँच जाएंगे और वो फॉर्म आप इनको शो करवाएंगे और आपकी जो स्कॉलरशिप है वो इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपका जो डेटा आपने फिल किया था ये फॉर्म आपके पास आ चुका है। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो फिल हो चुकी है और अगर इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से आपको एक ईमेल जो है वो रिसीव हो जाएगी और इस तरह से कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपकी फ़ाइल सबमिट हो गई है। अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जो है रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है नंबर, तो इस नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।